नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो-सावर्ट का नियम। देखिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि ये टॉपिक आपने आज अच्छे से समझ लिया तो आगे की जो वीडियोज हैं उसमें हम बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पर देखेंगे तो वो भी आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है ताकि आगे के वीडियोज भी आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, ये जो नियम है वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया, बायो और सावर्ट। इस नियम की सहायता से किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया जाता है कि एक हमारे पास में चालक है और उस चालक के कारण से उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इस नियम की सहायता से दी जाती है। अब देखिए, ओरस्टेड के प्रयोग में हमने ये देखा कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ओरस्टेड के प्रयोग में हमने क्या देखा था। ओरस्टेड का प्रयोग, ओरस्टेड के प्रयोग में हमने एक विद्युत परिपथ लिया था। उस विद्युत परिपथ में एक कुंजी और एक बैटरी संयोजित थी और उसके साथ में एक चुंबकीय सुई भी हमने ली थी। और जब इस चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है, ये हमने देखा था। और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो इस चालक में से बहने वाली धारा के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी वजह से चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ओरस्टेड के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओरस्टेड के प्रयोग से तो इतनी ही बात निकली कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये बायो-सावर्ट के नियम से दिया गया। देखिए, बायो-सावर्ट का नियम समझने से पूर्व हमें उसका क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा। हमें एक धारावाही चालक लेना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात हम बायो-सावर्ट के नियम को आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इससे संबंधित जो बातें मैं पुट कर देता हूं कि यह नियम दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। यह नियम बायो और सावर्ट ने मिलकर दिया। यह नियम बायो व सावर्ट, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, वह सावर्ट ने मिलकर दिया, क्लियर। दूसरा इसमें बिंदु क्या है कि इस नियम की सहायता से ये जो नियम है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान देते हैं। सहायता से धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया जाता है, इस नियम की सहायता से हम देते हैं। अब यहां पर हम एक धारावाही चालक मानकर चलेंगे, उसमें से हम ये कंसीडर कर लेंगे कैपिटल आई धारा का प्रवाह हो रहा है। ये हमारे पास में जैसे कोई धारावाही चालक है और इसमें से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके ऊपर हम एक लंबाई का अल्पांश ले लेंगे और उस लंबाई के अल्पांश से थीटा कोण पर और आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात करनी है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से पुट करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी पुट कर देता हूं। हमने क्या क्या लिया है, मैं इसकी लैंग्वेज पुट नहीं कर रहा। क्या है, हमारे पास में एक धारावाही चालक है। धारावाही का मतलब है जिसमें से धारा का प्रवाह होता है। तो ये चालक तार है,
इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ऊपर हमने लंबाई का एक अल्पांश ले लिया dl, और इस लंबाई के अल्पांश से थीटा कोण और r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि dB के बराबर है। dB के बराबर है। अब इस dB का मान क्या होगा? देखो मैंने इसको dB क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमने लंबाई का छोटा सा टुकड़ा लिया, लंबाई का छोटा सा अल्पांश लिया dl, छोटे से लंबाई का अल्पांश लिया तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? छोटी सी। देखो l का मतलब लंबाई और dl का मतलब है लंबाई का अल्पांश, लंबाई का छोटा सा हिस्सा, और b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, dB का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का छोटा सा मान। तो यहां से जब इस छोटे से अल्पांश से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी छोटा सा होगा, उसको हम dB से पुट कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब बायो सावर्ट ये कहता है कि इस धारावाही अल्पांश, तो इसमें से धारा भी बह रही है और अल्पांश है, इस धारावाही अल्पांश के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो है dB, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मान उस धारावाही अल्पांश से प्रवाहित धारा के समानुपाती, धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, धारावाही अल्पांश और दूरी के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है, ये बायो सावर्ट का नियम है। तो मैं यहां पर ये जो सब चीजें हमने ली है इसको मैं यहां पर पुट नहीं करा, और यदि आपको पुट करना है तो आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के मध्य में बता दूंगा मैं। तो यहां पर आप बने रहिए इस वीडियो तक, अंत तक, ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर में मिले हस्तलिखित नोट्स के लिए नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो देखिए किसके? धारावाही अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मैं एकदम शॉर्ट में पुट कर रहा हूं, मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा उसको लिख दूंगा मैं। उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है dB, वो चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चलिए मैं एक बार ज्यादा शॉर्ट में नहीं चलेंगे, मैं इस नियम को यहां पर पुट ही कर देता हूं ताकि आप लोग इसे समझ भी सके। चलिए इधर हम लिख देते हैं बायो सावर्ट का नियम कि जो धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के, एक तो चालक से प्रवाहित धारा के अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई, और अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl, और धारा कितनी है? I, वह कोण की ज्या, कोण थीटा है, और उसकी ज्या क्या हो जाएगी? ज्या को हम लिखेंगे साइन थीटा से। किससे लिखेंगे? साइन थीटा से। कोण की ज्या के समानुपाती होती है, समानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो एक बार बायो सावर्ट के नियम का स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए कि किसी धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती तथा अल्पांश और दूरी के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अल्पांश से जो अभिष्ट बिंदु है P, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये मैंने स्टेटमेंट पुट कर दिया। इसी स्टेटमेंट से मैं यहां पर 4 इक्वेशंस आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। देखिए पहली तो है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती।
दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा बिंदु क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और दूरी के मध्य के कोण मतलब थीटा उसकी ज्या के भी समानुपाती। तो ज्या को हम साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं, तो साइन थीटा के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। अब चारों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मैंने चारों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, dB समानुपाती होगा I के dl के साइन थीटा के और व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। तो इनको हम क्या लिख देंगे, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बताइए विद्यार्थी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। dB समानुपाती होगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट कर देंगे k। तो k आ गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो k है इसका मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। जो भी राशियां नई आई है उनके बारे में अब हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले भी है। और ये है विद्यार्थियों बायो सावर्ट के नियम का गणितीय रूप। बायो सावर्ट के नियम का गणितीय रूप है dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या आप अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार यूज में आएगा ये। अब मैं यहाँ से इन सब को हटा देता हूँ और इससे मैं ये जो k है वो क्या चीज़ है, म्यू 0 क्या चीज़ है, इसका मात्रक विमा क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप यहाँ पर लिखेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आ चुका है हमारे पास में dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो तो जहां स्पष्ट कर देता हूं मैं कि क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। अब देखिए जो समानुपाती स्थिरांक है के बराबर क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है क्योंकि के स्थान पर हमने क्या रखा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई रखा। इस के का मान होता है 10 की घात -7। अब देखो इसका मात्रक देखना, इसका मान है 10 की घात -7, इसका मात्रक है टेस्ला, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक एम्पियर, ये मात्रकहीन राशि है। तो देखो के का मान 10 की घात -7 होता है। अभी इसका मान जो लिखा है हमने वो देखिए 10 की घात -7। अब इसके मात्रक की बात करते हैं तो टेस्ला 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो इधर आ गया मीटर बट्टे में एम्पियर। तो टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। तो 10 की घात -7 टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास में समानुपाती स्थिरांक के का मान है। अब इस समानुपाती स्थिरांक में भी हमने ये म्यू 0, ये क्या है म्यू 0, इसको म्यू नॉट से भी बोलते हैं। इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और निर्वात में चुंबकशीलता का मतलब देखना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू 0 बराबर इस 4 पाई को इधर गुणा कर दीजिए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये इसका मान हो गया है म्यू 0 का।
अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है इसकी विमा क्या होगी। तो इसके मात्रक से ही हम इसकी विमा यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए म्यू जीरो की विमा, म्यू जीरो की विमा, तो म्यू जीरो की विमा क्या आ जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है m1 L0 T-2 A-1। m यहाँ पर दूरी है, दूरी की विमा होती है L1 और a यहाँ पर धारा का मात्रक है जिसकी विमा होती है A1। तो म्यू जीरो की विमा क्या आ जाएगी, म्यू जीरो की विमा हमारे पास में आ गई है m1 L1 T-2 A-2। देखो a यहां से एक पहले से पड़ा था तो A-2 हो गया। ये हमारे पास में आ चुकी है म्यू जीरो की विमा, म्यू जीरो की विमा हमें मिल चुकी है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इसका सदिश रूप क्या होगा, ये भी हम यहां पर देख लेते हैं। अदिश रूप तो ये है dB, हालांकि जो चुंबकीय क्षेत्र वो सदिश राशि होती है, तो dB बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर गणितीय रूप है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार यही यूज में आएगा। अब देखो दो, इसको मैं किस तरीके से पुट कर रहा हूं वो देखना आप लोग, कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, में जो शुरू में हमने डायग्राम लिया था धारावाही चालक, ये चालक है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, ये थीटा कोण है, ये dl लंबाई का अल्पांश है, ये r है और ये है बिंदु P और इसमें इधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का। तो दाहिना हाथ ये है, अंगूठा, इसका अंगूठा और अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में चालक ये है और इससे आप स्मॉल r दूरी पर ये कोई पॉइंट P लें, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ठीक अंदर की ओर होती है, ठीक अंदर की ओर। और अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं, क्रॉस के निशान से दिखाया जाता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये जो अल्पांश है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, देखो धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो अंगूठा इस दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किधर जा रही है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा और ये जो क्रॉस का साइन है वो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। किधर की ओर है, अंदर की ओर। ये क्लियर हो गया। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस dl के लंबवत भी, क्योंकि ये जैसे यहां पर dl ले लिया तो यहां पर ये तो बोर्ड के तल में और चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अंदर की ओर, तो इस अल्पांश के लंबवत होता है और इस अभिष्ट दूरी के भी लंबवत होता है। तो r और इस dl दोनों के लंबवत होता है, r और इस dl दोनों के लंबवत होता है। देखो हम इसको किस तरीके से सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास में नियम है, नियम देखो हमने यहां से हटा दिया है, पूरी तरह से हट गया है। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रख देता हूं, बायो-सावर्ट का जो नियम है उसका गणितीय रूप क्या है और फिर उसको हम सदिश की फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास में बायो-सावर्ट के नियम का गणितीय रूप, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब तक तो आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। देखिए सदिश रूप क्या है, इधर हम वेक्टर का निशान लगा देंगे तो दूसरी तरफ भी राशि है वो सदिश होनी चाहिए। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl, और देखिए इसको हम इस तरीके से पुट करेंगे, dl क्रॉस r कैप बट्टे में r स्क्वायर। देखो इसको एक बार गौर करके देख लीजिए आप लोग, क्या चीज है, क्या लिख दिया है हमने।
कि इधर हमने एरो का निशान लगाया तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन है, और दो सदिशों के सदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो भी एक सदिश राशि ही होती है। दो सदिशों के सदिश से जो राशि प्राप्त होगी वो कैसी होगी? सदिश राशि ही होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये हमारे पास में दो राशियां हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका सदिश गुणन इस तरीके से लिखा जाता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक एकांक सदिश होता है जो कि इस ए और बी दोनों के लंबवत होता है। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को इस तरीके से मैं बता देता हूं कि इसको आप एक बार इस तरीके से रहने दीजिए। यदि आप लोगों को ये भी सही था, अब मैं आपको थोड़ा सा सरल मेथड बताता हूं। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, dl एन कैप पुट कर दिया मैंने। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में है? एन कैप की दिशा में। एन कैप एक एकांक सदिश है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। इसे हम क्या लिख दें, db वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl r एन कैप बट्टे में r क्यूब। मैंने r से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। r से मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। विद्यार्थियों एक साइन थीटा यहां पर छूट गया है, तो मैं यहां पर साइन थीटा भी पुट कर देता हूं, साइन थीटा एन कैप और साइन थीटा एन कैप। तो अब ध्यान देना, मैंने r से ऊपर नीचे कर दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई। अब देखो इस dl r साइन थीटा, तो ये तो पहली राशि, ये दूसरी राशि, ये दोनों के बीच के कोण की ज्या एन कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली राशि दूसरी राशि दोनों के बीच की कोण की ज्या एन कैप। इसको हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहली राशि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये आ गया हमारे पास में। और यही है विद्यार्थियों बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप कहलाता है। ये क्या है? बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप होता है ये वाला। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। dl r साइन थीटा एन कैप, देखो इधर देख लो, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। आपके पास में दो सदिश हैं, a और b, दोनों का सदिश गुणा करेंगे तो a b साइन थीटा एन कैप आएगा, जहां थीटा a और b के बीच का कोण होता है, और एन कैप इन दोनों के सदिश गुणन से जो सदिश राशि प्राप्त होती है ना, उसकी दिशा में एकांक सदिश होता है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप को हम यहाँ पर एक की जगह तो dl, b की जगह r, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, एन कैप की जगह एन कैप, तो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस db की जो डायरेक्शन है ना, वो इससे dl के भी लंबवत होती है, इस r के भी लंबवत होती है। dl अल्पांश, r अभिष्ट दूरी, दोनों के लंबवत होती है। तो ये था बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। अब यहां पर हम कुछ बातें और यहां पर इस नियम से रिलेटेड ही देखने वाले हैं। विद्यार्थियों अब यहां पर हम बायो सावर्ट के नियम की कूलॉम के नियम से तुलना करेंगे। बायो सावर्ट का नियम लेंगे, कूलॉम का नियम लेंगे और दोनों की आपस में तुलना करेंगे कि दोनों नियमों में क्या तो समानता है और क्या भिन्नता है, वो यहां पर हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों बायो सावर्ट का नियम तो क्या है, बोलिए? बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम अब तक याद हो जाना चाहिए। dB इक्वल टू म्यू 0 आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई अपॉन r स्क्वायर। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है और ये दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। तो ये विद्युत क्षेत्र के कारण से दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है और यह है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए दोनों में क्या समानताएं हैं।
दोनों नियमों में समानताएं देख लीजिए। क्या समानताएं हैं? पहली समानता क्या है कि दोनों ही जो क्षेत्र हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये तो दोनों ही जो बल हैं, दोनों जो नियम हैं वो है दीर्घपरासी है। दीर्घपरासी मतलब बहुत लंबी प्रास के लिए लागू होते हैं। दोनों ही नियम कैसे हैं? दीर्घपरासी है। दूसरा क्या है? दोनों में ही अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों में ही लागू होता है। तीसरा बिंदु क्या है? दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। समानताएं, दोनों नियम फिर देखना दीर्घपरासी है। दोनों नियम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। दोनों नियमों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। फिर दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। फिर देखिए इन दोनों में भिन्नताएं क्या है? दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? असमानताएं क्या क्या हैं? तो भिन्नताएं देखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक धारावाही सदिश अल्पांश के कारण से क्रिएट होता है। देखो ये तो अदिश राशि की वजह से, विद्युत क्षेत्र है वो अदिश राशि की वजह से उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से क्रिएट होता है? आवेश के कारण से, अदिश राशि के कारण से उत्पन्न होता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही सदिश अल्पांश के कारण से, आई डीएल, देखो आई अदिश राशि है जबकि डीएल सदिश राशि हो गई, और धारावाही अल्पांश का मतलब हो गया आई डीएल। तो मैं यहां पर जो भिन्नताएं हैं वो पुट कर देता हूं। पहली जो भिन्नता है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र या कूलाम का नियम अदिश, विद्युत क्षेत्र या कूलाम का नियम अदिश राशि आवेश से उत्पन्न होता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र किससे क्रिएट होगा? धारावाही अल्पांश जो कि सदिश राशि हो जाएगा। देखो धारा तो अकेली तो अदिश है, लेकिन आईडीएल क्या हो जाएगा? सदिश। धारावाही अल्पांश सदिश राशि से उत्पन्न होता है। तो ये इसमें सदिश राशि से उत्पन्न होता, तो ये डिफरेंस हो गया है, इन दोनों में अंतर हो गया है विद्यार्थियों। बताइए अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? सेकंड पार्ट क्या है इसका? देखिए ये कोण पर डिपेंड करता है जबकि ये कोण पर डिपेंड नहीं करता। कूलाम का नियम कोण पर निर्भर नहीं करता जबकि बायो-सावर्ट का नियम कोण पर निर्भर करता है। बायो-सावर्ट का नियम कोण थीटा पर निर्भर करता है, जबकि कूलाम नियम कोण पर निर्भर नहीं करता। कूलाम नियम कोण पर निर्भर नहीं करता। तीसरा जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। देखिए यहां पर जो विद्युत क्षेत्र या जो विद्युत बल लगता है वो दूरी की दिशा में लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी के अनुदिश काम करेगा। या जो विद्युत क्षेत्र है कूलाम के नियम से हम क्रिएट करते हैं। देखो कई बार हम लिख रहे हैं जैसे कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र भी तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 1/4πε0 Q/r²। तो ये कूलाम के नियम से ही है। ये किससे है? कूलाम के नियम से। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के कारण से उत्पन्न होता है, अदिश राशि, ये एक सदिश राशि आईडीएल के कारण से। दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये कोण पर डिपेंड नहीं करता, ये कोण पर निर्भर करता है। अब यहां पर देखना जो विद्युत क्षेत्र है
वो तो दूरी की दिशा में ही होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र दूरी और अल्पांश दोनों के लंबवत होता है। तो ये डिफरेंस हो गया एक। मेरी बात को सुनना, देखिए जैसे हमने तो यही पढ़ा है कि कूलाम का नियम है वो बल को बताता है, लेकिन कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र भी तो ज्ञात कर सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से ही तो प्राप्त हुआ है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हमें इनमें डिफरेंस करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो डिफरेंस करने के लिए हमने, जैसे ये कोण पर डिपेंड करता है, ये कोण पर निर्भर नहीं करता, और चुंबकीय क्षेत्र का मान इस dl और r दोनों के लंबवत होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान r के अनुदिश होता है, r के अनुदिश होता है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र का मान r व dl दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान r के अनुदिश होता है, r के अनुदिश होता है, r के अनुदिश होता है, दूरी के अनुदिश होता है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गई। ये इनमें थी समानताएं कि दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो दीर्घप्रासी हैं, अध्यारोपण सिद्धांत इन पर लागू होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। अब मैं यहां से एक आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आप लोगों के सामने रख देता हूं। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है, क्या है? अब देखिए विद्यार्थियों, हम निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या क्या होती है। म्यू जीरो बराबर हमने अभी देखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, और इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता इसे हम कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बराबर हम जानते हैं 8.854 गुणस की घात -12 है, और इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहा जाता है। विद्यार्थी इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूं। देखिए जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये हमारे पास में है गुणा में 8.854 गुणस की घात -12। अब विद्यार्थी में कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख देता हूं। जैसे हम एक रिलेशन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो हमारे पास में होता है 9 गुणस की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसी रिलेशन को हम यूज में लेते हुए मैं देखिए यहां से एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या पुट कर सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, मैं देखिए विद्यार्थियों एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो क्या लिखा जा सकता है, तो 1/4 पाई इंटू 9 गुणस की घात 9 भी लिखा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है। तो देखिए मैं यहां पर इसकी यही वैल्यू पुट करूंगा। देखो एप्सिलॉन नॉट का, म्यू नॉट का तो मान ये है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहां से, ये रिलेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। इसी रिलेशन से हमने एप्सिलॉन नॉट का मान इसको इधर ले गया, इसको बट्टे में ले आया, तो 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया। मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं, तो 1 में 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ये हमारे पास में, इसको हम बट्टे के नीचे ले आते हैं, इसको बट्टे के नीचे ले आते हैं, तो 1 में 9
गुणा 10 की घात 16 आ गया। 9 तो यहाँ बट्टे के नीचे आएगी तो 10 की घात प्लस में 7 और 9 और प्लस 7 कितना होगा 16 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में म्यू नॉट अपसल नॉट बराबर 1 बट्टे में 9 गुणा 10 की घात 16 और इसका दोनों तरफ से अंडरूड कर दें हमें तो म्यू नॉट अपसल नॉट बराबर आ गया 1 बट्टे में 3 गुणा 10 की घात 8 और 3 गुणा 10 की घात 8 ये होता है c प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां से आप देख लीजिए यदि मैं इसकी जगह c रख दूं तो 1 बट्टा c आ गया हमारे पास में। तो यहां से हम क्या लिख दें, c बराबर हमारे पास में रिलेशन आ गया है 1 बट्टे में म्यू नॉट अपसल नॉट का अंडरूड। तो ये प्रकाश का जो वेग होता है उससे हम निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणन के अंडरूड के व्युत्क्रम के बराबर पुट कर सकते हैं। तो 1 बट्टा म्यू नॉट अपसल नॉट का जो रूट होता है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बायो सावर्ट का नियम देखा, इसके साथ में बायो सावर्ट के नियम की कूलॉम के नियम से तुलना देखी, साथ में हमने यहाँ पर देखा कि जो म्यू नॉट और अपसल नॉट है उनका एक इंटरेस्टिंग रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम आपको अपने YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं ताकि उससे आप नोट्स प्राप्त कर सकें। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।